यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवी पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था, अंडरस्टैंडिंग द अडोलेसेंस, जिसमें हमने नीड, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, यानी कि ये जो थर्ड टॉपिक है इसको ऑल ओवर डिस्कस किया था। लेकिन उस वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं डाल पाई थी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम अडोलेसेंस जो हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एडजस्टमेंट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ विच स्टेज। देखिए, ये सब कुछ मैं अडोलेसेंस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि जो समायोजन है वो किस अवस्था की समस्या होती है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम कौन सी स्टेज में होती है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या एडोलेसेंस। तो हमने पढ़ा था किसमें होती है, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ द एडोलेसेंस। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, यानी कि डेवलपमेंटल फंक्शन नहीं है एडोलेसेंस का। बिजनेस सिलेक्शन, अचीव ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, एक्सेप्टिंग फिजिकल चेंजेस। तो देखिए, किस तरह के विकासात्मक कार्य इस स्टेज में देखने को मिलते हैं। बिजनेस सिलेक्शन, ये बिल्कुल सही है, यानी कि कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश करता है। अचीव ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन, यानी कि वस्तु स्थिरीकरण प्राप्त करना, किसी ऑब्जेक्ट में स्टेबलाइजेशन, मतलब स्टेबिलिटी की तो बात हम बिल्कुल नहीं करते हैं किशोरावस्था में, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और सेल्फ आइडेंटिटी का डेवलपमेंट भी होता है, वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहता है, एक पहचान निर्माण करना चाहता है, और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनको भी एक्सेप्ट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, यानी कि अचीव ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन, यानी कि वस्तु स्थिरीकरण प्राप्त करना है। तो ये कोई डेवलपमेंटल फंक्शन नहीं है किशोरावस्था का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एज रेंज ऑफ द प्यूबर्टी स्टेज। देखिए, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, यौवन अवस्था की आयु सीमा क्या होती है। तो ये एक तरह से हम इसको अर्ली एडोलेसेंस कह सकते हैं। कितनी होती है, 10 to 12 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, 11 to 16 ईयर्स या 8 to 10 ईयर्स। तो देखिए, प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है वो लेटर चाइल्डहुड के बाद स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब बच्चा 9-10 साल का होता है उसके बाद उसका प्यूबर्टी टाइम पीरियड 11 या 12 की एज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। यानी कि बच्चा यौवन की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है, एडोलेसेंस की तरफ बढ़ रहा है। एक तरह से एडोलेसेंस का स्मॉल पार्ट हम इसको कह सकते हैं। तो कब शुरू होता है, अर्ली एडोलेसेंस, यानी कि 10 to 12 ईयर्स इसका टाइम पीरियड होता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडोलेसेंस एंड्स बिटवीन द एजेस ऑफ। देखिए, जो किस आयु के बीच किशोरावस्था समाप्त होती है, यानी कि इसका जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, 21 to 25 ईयर्स, 18 to 21 ईयर्स, 10 to 12, 16 to 18 ईयर्स। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो जो किशोरावस्था की समाप्ति की एज होती है वो 21 ईयर्स तक खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एडल्टहुड आ जाता है, तो आपका 18 to 21 ईयर्स। अगर आपसे शुरुआत पूछी जाती है तो आप क्या कहते हैं, 12 to 18 ईयर्स, और एंड पूछा जा रहा है तो 18 to 21 ईयर्स। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Adolescents have the right to a safe and sportive environment. What do you understand by this statement? यानी कि जो किशोर हैं, किशोरों को एक सुरक्षित और सहायक वातावरण का अधिकार है। आप इस कथन से क्या समझते हैं, यानी कि जो एडोलेसेंट्स हैं उनके लिए सेफ और स्पोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये उनका एक राइट है, ठीक है। तो आपका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट से, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से समझते हैं। एडोलेसेंट्स मस्ट मेक significant contribution to their families and communities through paid and unpaid labor। यानी कि जो किशोर है, किशोरों को भुगतान और अवैतनिक श्रम के माध्यम से, यानी कि पेड और अनपेड लेबर के द्वारा जो है अपनी फैमिलीज और कम्युनिटीज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट है, एडोलेसेंस मस्ट बी नर्चर्ड, ट्रेन्ड एंड डेवलप्ड इनटू प्रोडक्टिव सिटीजन्स एंड लीडर्स ऑफ टुमारो। यानी कि उनको इस तरह से नर्चर, ट्रेन और डेवलप किया जाना चाहिए क्योंकि वो कल के नागरिक हैं और हो सकता है कल के लीडर, कल के नेता भी हों। इस तरह से उनको नर्चर किया जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट का क्या ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है, एडोलेसेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड विद एक्यूरेट एंड एज एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, guidance in skill building and empowerment, positive role models and tailored health services and counseling। तो देखिए, जो किशोर हैं, किशोरों को सटीक और आयु उपयुक्त जानकारी दी जानी चाहिए, कौशल निर्माण और सशक्तिकरण में मार्गदर्शन किया जाना चाहिए,
सकारात्मक भूमिका मॉडल और अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि जो एडोलसेंट्स हैं उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, उनकी जो भी स्किल्स हैं उनके बारे में उनको गाइड किया जाना चाहिए, उनको एम्पावर किया जाना चाहिए। पॉजिटिव रोल मॉडल्स यानी कि इस तरह के मॉडल्स के उदाहरण उनको दिए जाने चाहिए जो सकारात्मक भूमिका निभा सके, और साथ ही जो है उनको अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श भी प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका मेनली यही मतलब है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलसेंस इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडोलसेरे विच मोस्ट एप्रोप्रिएटली मीन। देखिए जो किशोरा अवस्था है वो किससे डेराइव्ड हुआ है, एडोलसेरे, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, मैच्योर डेवलपमेंट, इंक्रीज इन बॉडी हाइट, इंक्रीज इन बॉडी वेट, नन ऑफ द अबव। तो ये नीचे के तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं, क्या होगा, मैच्योर डेवलपमेंट, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी कि यहाँ पर बच्चा मैच्योरिटी की तरफ जाता है। ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि विकास की किस अवधि में निम्नलिखित विशेषताओं में से प्रत्येक शामिल है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जहां बच्चा अपनी इंडिपेंडेंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करता है, और साथ ही उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये किस अवस्था की विशेषताएं बताई गई हैं, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस या अर्ली एडल्टहुड। तो किसकी विशेषताएं हैं, ये है एडोलसेंस, यानी कि ये सारी जो विशेषताएं हैं ये किसकी है, किशोरावस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बॉयज रीच प्यूबर्टी एट एन अर्लियर एज देन गर्ल्स, गर्ल्स रीच प्यूबर्टी अर्लियर देन बॉयज, एट द एंड ऑफ द रैपिड ग्रोथ गर्ल्स आर नॉर्मली हैवियर देन बॉयज, बिटवीन द एज ऑफ 4 to 12 गर्ल्स ग्रो फास्टर। क्या है, यानी कि जो लड़के होते हैं वो प्यूबर्टी में पहले पहुंचते हैं बजाय की लड़कियों के, पहली स्टेटमेंट ये है। ठीक है, दूसरी क्या है कि भाई लड़कियां प्यूबर्टी में पहले प्रवेश करती हैं, यानी कि उनमें यौवन आरंभ पहले होता है बजाय की बॉयज के। नेक्स्ट क्या है, एट द एंड ऑफ रैपिड ग्रोथ गर्ल्स आर नॉर्मली हैवियर देन बॉयज, यानी कि जब रैपिड ग्रोथ का एंड पॉइंट होता है तो लड़कियां जो है हैवी हो जाती हैं, यानी कि वो भारी हो जाती हैं बजाय की बॉयज के। बिटवीन द एज ऑफ 4 to 12 गर्ल्स ग्रो फास्टर, यानी कि 4 से 12 साल की उम्र में जो है लड़कियां ज्यादा ग्रो करती हैं, इनका जो विकास होता है वो तेजी से होता है, उनकी जो वृद्धि होती है वो तेज होती है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो देखिए प्यूबर्टी की हम बात कर रहे हैं, ये नीचे के 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हैं, तो इन दोनों में से एक करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं तो लड़कियों में बजाय की लड़कों के जो यौवन आरंभ होता है वो पहले होता है, यानी कि प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है वो लड़कियों में पहले दिखाई देता है बजाय की बॉयज के। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, गर्ल्स रीच प्यूबर्टी अर्लियर देन बॉयज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 डिफरेंट पीरियड्स दैट शो रैपिड ग्रोथ रेट। यानी कि 2 टाइम पीरियड दिए गए हैं, किनमें रैपिड ग्रोथ होती है, सबसे ज्यादा तीव्र गति से वृद्धि किसमें होती है। इन्फेंसी एंड एडल्सेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, एडल्सेंस एंड ओल्ड एज। देखिए जब हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था कि भाई जो इन्फेंसी टाइम पीरियड होता है उसमें जो है बच्चे की जो वृद्धि होती है वो बहुत रैपिड होती है, बहुत तीव्र गति से होती है, और दूसरी कौन सी स्टेज है, एडल्सेंस। तो 2 स्टेजेस, 2 पीरियड कौन कौन से हो गए, इन्फेंसी एंड एडल्सेंस। ये 2 पीरियड ऐसे होते हैं जहां पर जो वृद्धि होती है वो बहुत रैपिडली होती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, इन्फेंसी एंड एडल्सेंस। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडल्सेंट। यानी कि एक किशोर की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, ये कुछ विशेषताएं दी गई हैं, आपको बताना है कौन कौन सी एक एडल्सेंट यानी कि किशोर बच्चे की विशेषताएं हो सकती हैं। इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल, यानी कि एडल्ट कंट्रोल से वो किसकी तरफ बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता चाहते हैं, ये बिल्कुल सही है भाई, इंडिपेंडेंस की तरफ वो बढ़ते हैं। रैपिड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। इमोशनली मैच्योर्ड, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इमोशनली मैच्योर्ड यहाँ पर नहीं होते, इस अवस्था को क्या कहते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था कहते हैं, यानी कि तो ये 3rd ऑप्शन आपका गलत होगा। इंक्रीज फोकस ऑन एक्टिविटीज विद पीर ग्रुप्स, यानी कि उनके जो सहकर्मी समूह होते हैं उनके साथ वो किस में इंगेज रहते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें जो है वो इंगेज रहते हैं, फोकस करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पीर ग्रुप्स के साथ तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट होगा। तो कौन कौन सी विशेषताएं सही हैं,
फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ। तो यहाँ आपके ऑप्शन में जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an adolescent who faces identity crisis and poor self esteem is often caused by, यानी कि एक किशोर जो पहचान के संकट और खराब आत्मसम्मान का सामना करता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, किस कारण से वो ये फेस करता है। अर्ली एक्सपीरियंसेस यानी कि जो शुरुआती अनुभव है उसके कारण, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कारण, या नेगेटिविज्म के कारण, या अंडर अचीवमेंट के कारण। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, क्योंकि जो कुछ वो अचीव करना चाहता है अगर वो अचीव नहीं कर पाता तो उसके कारण वो आइडेंटिटी क्राइसिस और पुअर सेल्फ एस्टीम को फेस करता है। और ये शब्द आइडेंटिटी क्राइसिस किसके द्वारा यूज किया गया है, मैंने इरिक इरिक्सन की थ्योरी में आप लोगों को बताया था। ये बहुत ही फेमस टर्म है जो इरिक इरिक्सन के द्वारा यूज की गई है, कौन सा, पहचान का संकट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट कॉइंड द टर्म्स ट्रॉम एंड स्ट्रेस इन एडोलेसेंस, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरा अवस्था में तूफान और तनाव शब्द गढ़ा था, यानी कि किसने कॉइंड किया था, क्लार्क हल, लॉरेंस कोहलबर्ग, स्टैनली हॉल, जेरोम ब्रूनर। तो किसके द्वारा, ये तो हम सभी जानते हैं किसके द्वारा क्वाइंट किया गया था, स्टैनली हॉल। और स्टैनली हॉल को ही जो है फादर ऑफ एडोलेसेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO विच एज ग्रुप फॉल्स इन एडोलेसेंस। देखिए WHO के अनुसार यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किशोरा अवस्था किस आयु वर्ग में आती है। WHO ने कौन सी एज ग्रुप डिसाइड किया है एडोलेसेंस का, 10 to 20, 10 to 24, 15 to 24 या 10 to 19। तो देखिए WHO के अनुसार जो एडोलेसेंस का एज ग्रुप है वो है 10 to 19। बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a major challenge faced by adolescents? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के सामने एक बड़ी चुनौती नहीं है, नहीं की बात की गई है, ठीक है। डेलिंक्वेंसी, सब्सटेंस एब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी। तो डेलिंक्वेंसी की जब बात करते हैं तो अपराध वो कोई ना कोई कर देते हैं, ये एक चैलेंज है। सब्सटेंस एब्यूज भी यानी कि मादक द्रव्यों का सेवन भी करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, भोजन संबंधी विकार, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर उनमें नहीं होता है, यानी कि खाने से संबंधित किसी तरह का चैलेंज उनके सामने इस स्टेज में नहीं होता है। तो ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम या ईटिंग डिसऑर्डर का जो चैलेंज होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, एडल्टहुड में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। एक ईटिंग डिसऑर्डर एक मेजर चैलेंज हम नहीं कह सकते। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A girl student shows talent and interest in science, but her parents are pushing her to take humanities stream. What advice would you suggest to the girl? एक छात्रा विज्ञान में प्रतिभा रुचि दिखाती है, लेकिन उसके माता पिता उस पर मानविक स्ट्रीम यानी कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेने का दबाव डाल रहे हैं। आप उस लड़की को क्या सलाह देना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं, टू लिसन टू हर पेरेंट्स यानी कि वो अपने माता पिता की बात को सुने, टू बी फोकस्ड ऑन हर फेवरेट सब्जेक्ट्स या सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर फोकस करें, टॉक टू हर पेरेंट्स एंड पॉइंट आउट हर टैलेंट यानी कि उस लड़की को अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, उसको अपने टैलेंट के बारे में उनको बताना चाहिए, इनक्रेज हर टू ट्राई फॉर स्कॉलरशिप यानी कि उसे छात्रवृत्ति लेने के लिए इनक्रेज करेंगे ताकि वो अपनी जो है अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट के बारे में आगे अध्ययन कर सके, उसके बारे में स्टडी कर सके। तो आपकी नजर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या कुछ फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।